Hello everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel संस्कार गुरुकुलम। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। आज हम पिछले जो टॉपिक चल रहे थे जो कि MP DLED एग्ज़ाम के साथ ही साथ और भी अन्य राज्य के द्वारा जो डायट BEd DLED की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश पेडागॉजी की यह सारे टॉपिक्स बहुत ही अपना योगदान उसमें देती है। तो आइए यह टॉपिक जो है हमारे टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS और जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसमें से बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे जो है अंक हमको मिल पाते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझें, जानें और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो अपडेशन है वो आपके तक पहुंचे और आप जो है लाभान्वित हो। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बार लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारी टॉपिक चल रही थी टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री लेवल इन एलिमेंट्री क्लासरूम, है ना। तो प्राथमिक कक्ष में एलिमेंट्री क्लास लेवल में किस प्रकार से टीचिंग हमारा होना चाहिए, एक शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे रायबर्न ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उनकी बुक का नाम है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, रायबर्न, है ना, रायबर्न। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन्हीं की द्वारा उनकी बुक पे जो उद्धत सारे ज्ञान है उन चीज़ों को आपकी तक पहुंचाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहला जो आज की टॉपिक, पहली बात यह है कि आज की जो टॉपिक हम जो प्रारंभ कर रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक कॉपी कलम निकाल लें, साथ में लिखते भी चलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग जो है इसमें लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं और आज कुछ टॉपिक जो बात करेंगे लगातार आपके साथ हम 3 टॉपिक बात करेंगे। पहला है हमारा प्रिंसिपल्स फॉर एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, किस प्रकार से द्वितीय भाषा को हम लोग अर्जन कर पाते हैं, सीख पाते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहीं पर हम लोग बात करेंगे इसके साथ में एम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हम लोग जो अधिगम प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं पर एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के शिक्षण का भी उद्देश्य क्या है उसके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑन आवर बोर्ड। तो टॉपिक थोड़ा सा देते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, है ना, लिखिएगा। फॉर एक्वायरिंग अ प्रिंसिपल्स फॉर एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बराबर हमारी स्क्रीन पे आ रहा है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि संस्थान से बाहर है, घर पे सारा सेटअप लगा हुआ है तो थोड़ा अकेले होने की वजह से सबसे कुछ खुद से देखना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए प्रिंसिपल्स फॉर एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, इसमें से हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा का रोल क्या होता है, हम लोग वो बात करेंगे। द्वितीय भाषा का हम लोग पिछले वीडियोस में, जिसके डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। अब समझिएगा कि द्वितीय भाषा में, है ना, जो हमारी द्वितीय भाषा है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। तो ज़्यादातर हमारे भारत में अभी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही रखा जाता है। पहला हमारा क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश उसमें मस्ट रखा गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें क्या उनके सिद्धांत है, किस प्रकार से हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज को किस प्रकार से बच्चों में हम जो है उसका विकास कर सकते हैं, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में, इसमें हम लोग बात करते हैं। और पहला ही प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो वो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, है ना। पहला ही पॉइंट लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज। सिद्धांत के अंतर्गत हम पहला ही लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
देयर नॉलेज। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का कमेंट था और बहुत सारे हमारे पर्सनल में भी मैसेज थे कि सर आप इंग्लिश को हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये जो क्लास है ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी क्लास है। हम ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन बोलते तो हम ज़्यादातर हिंदी में ही, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो बाइलिंगुअल क्लास होती है, अगर जहाँ कहीं पे ज़रूरत होती है तो वो मेरे को लगेगा तो हम लिख दिया करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण। किसका? तो नॉलेज का। तो बच्चों में जो नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को वो क्या करता है? तो कंस्ट्रक्ट करता है, निर्मित करता है, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है। दोनों में अंतर क्या है? अगर किन्हीं बच्चों में कोई शब्द है और वो शब्दों का क्या करते हैं, तो उस शब्दों को मेल जोल करके उसको शब्द को मिला जुला के एक सेंटेंस को वो तैयार करते हैं। शुरुआती दौर में आप जैसे देखेंगे बहुत सारे बच्चों को, तो वो क्या करते हैं शुरुआती दौर में, जैसे बोलते हैं खाया मेरा पापा। अब जैसे मतलब कुछ भी अलग सेंटेंस उनका ऐसा होता है जो कि आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, है ना, लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है। वही बच्चा क्या करता है, तो उनके पास जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स को उन्होंने क्या किया, तो कंस्ट्रक्ट किया। क्या क्या वो उन्होंने वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया, निर्मित किया। बहुत सारा बच्चे को देखे होंगे जब उनको कोई जो कि ज़्यादातर एडोलसेंस की अगर हम बात करें और इन्फेंसिव स्टेज की बात करें, तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर हम एडोलसेंस की बात करें और वहीं पे अगर इन्फेंसी की बात करें, दोनों में देखिएगा, तो पहले इन्फेंसी में देख लेते हैं। हमारा जो शैशवावस्था है, बच्चा उसमें देखिएगा, अगर बच्चे को प्यास लगती है तो वो देखिएगा, जब उनको मतलब भूख लगती है तो वो दूध नहीं बोल के पूबे या कुछ से कुछ पियो या मतलब कुछ पी पा, मतलब ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। ये क्या है एक्चुअली, ये जो है हमारा एक यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन प्रकाश करता है। बच्चा क्या कर सकता है, जब उसको भूख लगा तो पा, पूबे, जावे, मतलब ऐसे अजीब टाइप का बोलते हैं बच्चे लोग। तो ये क्या, ये कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। वहीं जब वो बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनकी अवस्था आगे बढ़ते हैं, तो बचपना अवस्था में आते आते, है ना, चाइल्डहुड में आते हैं, तो वो शब्दों को छोटा अच्छी तरह से थोड़ा सा निर्माण कर पाते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये शब्द यहाँ बोलने पे उनकी क्या होती है, तो डांटते हैं लोग, गलत बोलते हैं, तो वो उसको शब्द को इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। देखिए शब्द का तो था ही, इन शब्द को फिर उन्होंने निर्माण किया, मतलब क्या क्या पुनर्निर्माण किया। बात समझ में आपको आई? तो यही हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट। सुनिएगा यहाँ पे, तो क्या लर्नर्स क्या करता है, जो अधिगम करता है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट, लर्नर जो है कंस्ट्रक्ट देयर प्रायर वर्ड एंड ऑल्सो रिकंस्ट्रक्ट है ना, एंड रिकंस्ट्रक्ट as they used in the situational condition. बात को समझेगा। लर्नर्स क्या करते हैं, जो अधिगम करता होते हैं, उनके पास कुछ शब्द हैं, उनको उन्होंने निर्माण किया। बहुत जगह पे नहीं आते हैं तो कोई शब्द बोल के वो निकल जाते हैं, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। समझिएगा कंस्ट्रक्शन क्या है। चूंकि वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बिहेवियर पढ़ना बात करके वो ज्यादा फोकस लैंग्वेज पे कर रहे हैं, लेकिन जब आपको हम पेडागोजी पढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी थोड़ा सा परिभाषा में परिवर्तन करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ भाषा को हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके पास जो आइडियाज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके लोगों के बीच में अपने आइडियाज को, थॉट्स को जो है उनके सामने में रखते हैं, तर्क को रखते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि शायद मेरा जो सोच है वह जो सोच है उसको प्राथमिकता हमारे सोसाइटी में, हमारे दोस्तों के बीच में नहीं मिल पा रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं, इसमें फिर से कुछ ना कुछ हमको ऐड करना होगा, और वो पुनर्निर्माण करता है और तब जाकर के वो आगे बढ़ा पाता है अपने आइडियाज को, अपने सोच को। लेकिन ये बढ़ाता कैसे है, तो याद रखिएगा कि लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर प्रायर वर्ड, या यहाँ पे उसके पास जो अपना जो कोई वर्ड, उनके पास प्रियर जो वर्ड है ना,
आप इसको इस तरह से देखते हैं, प्रेयर वर्ड जो है ना, प्रेयर जो वर्ड है उसको वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं जब जरूरत पड़ता है तो वो रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, तो ये ओनली थ्रू द इंटरेक्शन, ओनली थ्रू द इंटरेक्शन इट हैपेंस। कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ये कब पॉसिबल है, जब वह इंटरेक्ट करता है पीपल से, अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है, तभी यह हो पाता है। तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि ओनली द कंस्ट्रक्शन, only the construction and reconstruction, construction and reconstruction, only the construction and reconstruction happens, है ना, क्या होता है, happens during the interaction, during the interaction from the people and also by reflecting and also enhances the construction and reconstruction work. Construction and also enhances the construction and reconstruction by projecting and reflecting their आइडियाज। अब समझिएगा बातों को, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का वर्क कब होता है, जब वह क्या कर पाता है, तो अन्योन्य क्रिया कर पाता है अपने संपर्कों से, अपने जो पीपल्स हैं उनसे। तो दिस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, ओनली इट हैपेंस द नेसेसरी फैक्टर इज द इंटरेक्शन एंड द प्रोजेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। ये इंटरेक्शन क्या है, देखिए हमारे पास कोई शब्द है, जब तक हम किसी दूसरे के सामने उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, हमारे पास जो शब्द है उसका इस्तेमाल लोगों के बीच नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करेंगे, तो समस्या क्या आती है, समझिए बात को। तो यहाँ पे होता क्या चीज है कि उनके पास जो भी आइडियाज हैं, जो भी चीजें हैं, तो वो दूसरे के सामने क्या करता, रख पाता है। और दूसरे के सामने जब वो रखते हैं, दूसरे के सामने जब वो क्या करते हैं कि अपने आइडियाज को रखते हैं और उनको जो खामियां लगती है उनमें वो क्या करते हैं, तो अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर बढ़िया से एक बात बोला जाए तो उसके लिए ये तभी पॉसिबल है जब उनके पास इंटरेक्शन फ्रॉम द पीपुल एंड ऑल्सो दे हैव द आइडियाज, उनके पास जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल कंसेप्ट है, जो आइडियाज है उनके पास, वो क्या कर पाते हैं, तो प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तब उनके माध्यम से उनका कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो सार्थक हो पाता है। नहीं समझे, फिर से एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लिया जाए एक बालक को जो भी आइडियाज है उनके पास, वो आइडियाज को किसी के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, अगर वो एक्सेप्ट कर लिए तब तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट किए, चूंकि वो एक्सेप्ट किए तो वो आइडियाज, प्रायर आइडियाज को जोड़ के उन्होंने अपने अंदर में चिंतन, उनके तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया उनके सामने में। और जब लोग उनको स्वीकार नहीं किए, उनको खामियां पता चला, तो वो क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं। तो ये जो होती है घटना, ये हमारा किसके कारण से होती है, इंटरेक्शन के कारण से होती है। और प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो हमारे अंदर में जो क्वालिटी है, जैसे इन दिस टाइम्स आई एम प्रोजेक्टिंग द आइडियाज व्हिच इज ऑन मी, मेरे पास जो आइडिया है उस आइडियाज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे अंदर में जो सोच है वो आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे यहाँ से जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान हमारे अंदर में है, वो आपको हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से हम विहंगम कर रहे हैं, आपके तक पहुंच पा रही है। हम यहाँ पे ज्ञान का संचार कर रहे हैं, ज्ञान का वहन कर रहे हैं, तब जाकर के ये इंटरेक्शन और प्रोजेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग है। सपोज स्टूडेंट, मान लिया जाए आई एम अ टीचर and I have some ideas about the second language, about the some principles of for acquiring the second language. I have some ideas, but it will
but it will complete when we interact from the another people, and the reflecting phenomena and the reflecting or the projecting phenomena when occurs by me among the peoples, then these types of construction and reconstructions work will be fulfilled, है ना। इस प्रकार से यह उपलब्धि हम उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आपको यहाँ पे आ गई होगी। वही अगर बात किया जाए तो लर्नर्स कम्युनिकेट, है ना, ऑरली। यहाँ पे जो है लर्नर्स हैं, लर्नर्स को क्या करना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा ऑरली, मौखिक रूप से उनको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, लिखने के बजाय उनको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। ये भी जो है हमारा कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट्स, एक बहुत अच्छे तथ्य हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हियर लर्नर्स should communicate orally as well as writing, मतलब राइटिंग, और एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लर्नर्स कम्युनिकेट एकदम ऑरली करना चाहिए, एज वेल एज मोर देन राइटिंग। यहां पे लगा दीजिए मोर देन राइटिंग, है ना, मोर देन, लिखने से ज्यादा ऑरली, मौखिक रूप से कम्युनिकेट करना चाहिए। तब जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉर एक्वायरिंग अ सेकंड लैंग्वेज में हमारा ये पॉइंट बहुत ही एक अजीब सा बेहतरीन सा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। वहीं अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा सिद्धांत की बात करें, तो यहाँ पे आती है कि लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, ये क्या चीज होता है, आप समझिएगा बात को। सेकंड जो है वो है हमारे पास लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। अब ये एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर का मतलब होता है कोई रहस्य को उजागर करना, जो हमारे पास आइडियाज हैं, जो हमारे पास कंसेप्ट हैं, जो हमारे पास इंटरनल थिंकिंग है, हम उसको जो है किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है एक्सपोजर। हमारे अंदर में एक्सपोजर एटीट्यूड्स होनी चाहिए, एक्सपोजिंग क्वालिटी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास अगर एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट रहेगा तो हम अपने जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब समझिएगा कि इसके लिए अगर मेन फैक्टर की बात कहा जाता है तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है एक्सपोजिंग, क्या होता है, एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट। एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट, एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? मान लिया जाए आप ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर हमारे जो साथी हैं, ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, आप देखेंगे कि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ज्यादातर भारत के बच्चों में जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। इसलिए कमजोर होती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है मतलब कि अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, बट उनके पास एक जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा, वो उनको इन्वायरमेंट नहीं मिला पाया है। एक्सपोजिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है वैसा माहौल, वैसा प्लेटफॉर्म जहां पे उनको जो है बोलने का मौका नहीं मिला। उनके पास क्या ग्रामर की आइडियाज नहीं थी, क्या वो बोल नहीं सकता था? बोल सकता था, लेकिन उनको एक माहौल नहीं मिल पाया, और माहौल नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया, तो मिलने की वजह से उसका अंग्रेजी में जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। तो इसका हमारे जो सेकंड लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें इनहैंसिंग की, डेवलपमेंट की, तो हम लोगों के पास एक फैक्टर और भी होता है, वो होता है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। हमारे पास एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सपोजर क्वालिटी होनी चाहिए। हम जो जानते हैं, हम देखिएगा ज्यादातर गाँव के बच्चे अगर जो अंग्रेजी जानते भी, इंग्लिश जानते भी हैं, लेकिन दे हैव नो द प्रॉपर प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक लेड हिम not speaking, not use the English language fluently in front of the peoples, because
they have the hesitation. They think, suppose they speak something and they have the hesitation, they are speaking wrong or right, they think about it, है ना। ये सारी चीज वो सोचते हैं कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ये सारी चीजें उनको जो है लगता है। उनके पास एक्सपोजिंग एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से क्या होती है, उनकी अंग्रेजी शिक्षा अच्छे से, अंग्रेजी की जो भाषा है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वहीं पे आप देखिएगा तो जो हमारे जो अर्बन एरियाज है ना, हमारे जो अच्छे अच्छे शहर हैं, मुंबई के शहर हैं, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं। अब इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, अब घर पे भी आते हैं तो इंग्लिश में टॉक करते हैं, मूवी भी देखते हैं तो हॉलीवुड देखते हैं। और हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी एडमिशन करा दीजिए, उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, क्योंकि दे हैव नो द प्रॉपर एक्सपोजिंग प्लेटफॉर्म। उनके पास वैसा क्षेत्र नहीं मिल पाता है, वो अपने एक्सपोज नहीं कर पाते अपने आइडियाज को, अपने थिंकिंग को, वो किसी सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी पर्सन इन देयर होम हु कैन अंडरस्टैंड देयर इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी भाषा को कोई समझने वाला है नहीं, तो वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उनकी इंग्लिश में जो है हरासमेंट आ जाती है, इंग्लिश में उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। वहीं पे जो बड़े घर के, जो बड़े तबके के लोग हैं, उनके घर में उनके पापा मम्मी लोग अगर जॉब में हैं, उनका अगर अच्छा एक अंग्रेजी का बैकग्राउंड उनके घर में है, तो उनकी इंग्लिश में बहुत अच्छी जबरदस्त फ्लुएंसी होती है, बहुत अच्छी फ्लुएंसी होती है। तो ये सारे फैक्टर भी हैं। तो हमने पहला देखा लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपोजिंग एनवायरनमेंट क्या है, यहीं पे बच्चों को क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम यूज करना चाहिए, क्या तो इंग्लिश करना चाहिए, मैक्सिमम यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पे मैक्सिमम यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चूंकि ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, उड़ीसा और बंगाल के विद्यार्थियों में अंग्रेजी में थोड़ी सी कमी होती है। और कमी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास एक्सपोजिंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, अपने बातों को नहीं रख पाते हैं। आप उनसे कोई पूछिए, हम बता देते हैं रियलिटी चीज क्या होती है कि एक गांव के जो बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश के जो ग्रामर्स पढ़ते हैं, उनमें जबरदस्त आइडियाज रहता है, लेकिन उनमें लैक ऑफ एक्सपोजिंग एनवायरनमेंट के कारण से वो अपने विचारों को अच्छे से इंग्लिश में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिनके वजह से उनके अंदर में हेजिटेशन आ जाती है और उनके पास मैक्सिमम यूज करने के लिए जगह नहीं होता है। लेकिन अब बहुतों के मन में होगा कि सर हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पोकन। तो आज हम छोटा सा 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आप इंग्लिश स्पोकन को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। पहला बात कि इंग्लिश की जो भी आपके अंदर में ज्ञान है, उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए पुस्तकों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से। और जब उसको आपको मौका मिले तो आप बहुत उनके सामने गलत हो सही हो, आइदर दे आर रॉन्ग और राइट, मस्ट यूज द इंग्लिश लैंग्वेज। द फ्रंटियर पीपुल, they are understanding our language, yes or no, I don't care about him, but use the English words, use the English sentences। अब जब इंग्लिश सेंटेंस सामने वाला अंग्रेजी समझे ना समझे, आप सामने अंग्रेजी बोलिए। हो सकता है कि अगर वो अंग्रेजी के जानकार होंगे तो आपकी गलतियों को सुधार देंगे। आप अगर बराबर उनके सामने में अगर इंग्लिश स्पीक करेंगे, आप जब कंटिन्यूसली उनके सामने में फ्लुएंट वैसे इंग्लिश यूज करेंगे, तो आपको ना क्या होगा कि आपके अंदर में हेजिटेशन दूर हो जाएगा। हेजिटेशन जब दूर हो जाएगा तो आप फ्रीली आप किसी के सामने जो है अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अपने आइडियाज को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज का। अब घर पे है, योर मदर एंड फादर, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो, डोंट केयर अबाउट देम, स्पीक इंग्लिश, यूज द इंग्लिश वर्ड्स और द सेंटेंसेस in your house, in your society, in your community, in your locality, or among your friends. Must use the English sentences, and after some days you will find on a proper space that you can understand English very well, and you can speak English very well and in a fluent way। आप अच्छे से एकदम लगातार अंग्रेजी आप बोल सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मूवी भी देखिए तो इंग्लिश में देखिए, न्यूज देखिए तो इंग्लिश में देखिए, पेपर पढ़िए तो इंग्लिश में पढ़िए, मतलब जो भी कुछ करना होगा इंग्लिश में कीजिए। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मैं आपकी पहली बात बताता हूँ, हमारे पास स्पेशली मेरे पास, मैं तमिल भी
लिख नहीं पाता हूँ लेकिन समझ जाता हूँ। समझिएगा क्यों? क्योंकि मेरे बहुत अच्छा, अगर मूवी मेरे को अच्छा लगता है तो वो मेरे को साउथ मूवी लगती है। अब समझिएगा कि तेलुगु मूवी और तमिल दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो समझिएगा, हम दोनों को मूवी हमको दिखा के आप बोल देगा, हम बता देंगे उसको वो क्या कहना चाह रहा है, हम बोल भी देते हैं। अब समझिएगा उसके अंदर क्या होता है। क्या हमने कभी साउथ में रहा है क्या? वैसे मैं साउथ में 3 से 4 महीने बिताया वहाँ पे, तो कुछ चीजें वहाँ पे भी रही, लेकिन मतलब कि कुछ न कुछ आइडियाज मेरे अंदर में आया। क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि वो मूवीज को मैंने देखा, क्योंकि जो भी मूवीज रिलीज होती है तुरंत हिंदी डब मिलता नहीं है, तो उनको हमको उसी में देखना पड़ता है। बहुत सारे मूवीज को मैंने साउथ में देखा, साउथ के लैंग्वेज में देखा। तो धीरे धीरे जब शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जब सोचिएगा कि क्या बोल रहे हैं तो तब तक आपका जो सीन है वो आगे बढ़ जाता है, आप सोचते रहते हैं पीछे। लेकिन आप कंटिन्यूसली आप लगातार देखते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ समझ में आने लगेगा। हमारे एक भाई हैं, मेरे मौसेरे भाई हैं, वो आपको विश्वास नहीं होगा, वो जो उनकी जो शिक्षा है वो क्लास 1 की शिक्षा उनके पास मात्र ओनली क्लास 1 तक ही पढ़े। चूंकि वो बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं आई तो उनकी एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाई, क्लास 1 ही तक पढ़े हैं वो। अब सोचिए गांव के स्कूल में क्लास 1 तक पढ़े, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश का कमेंट्री कर लेते हैं। वो कभी कहिएगा समय मिलेगा तो इंग्लिश कमेंट्री आपको सुनाएंगे, उनका जो है इंग्लिश की कमेंट्री सुनते हैं वो। जब भी क्रिकेट की मैच होती है तो एक टक एकदम कान में ध्यान से लगा के वो रेडियो को सुनते रहते हैं, इंग्लिश की कमेंट्री सुनते हैं वो, और समझते भी और बोलते भी हैं कि ये 4 गया, ये 6 गया है, इस तरह से LBW हुआ, ये हुआ। सोच सकते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस चीज को यूज किया। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश का एक सही यूज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बगल में प्रभात खबर रखा हुआ और द टाइम्स ऑफ इंडिया रखा हुआ है, सबसे पहले आप प्रभात खबर को चुनते हो, पूरा पढ़ जाते हैं, लेकिन आप कभी भी द टाइम्स ऑफ इंडिया को नहीं देखते हैं। आपके सामने न्यूज आती है इंग्लिश में, लेकिन आप इंग्लिश की न्यूज नहीं देखते हैं, हिंदी का ही न्यूज सुनते हैं, देखते हैं। तो टीवी भी देखिए तो उसमें इंग्लिश न्यूज को आप ज्यादा प्रॉपर प्रेफरेंस दीजिए, तो आपकी इंग्लिश शुरू दिन में 7 दिन के बाद आप इंग्लिश समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। शुरू में जब देखिए कुछ नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं समझना, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है। धीरे धीरे 7 दिन के बाद देखिएगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को सुन पा रहे हैं और कुछ समझ पा रहे हैं। वही 2 से 3 महीने के बाद देखिएगा आप फ्लुएंट वे से इंग्लिश की जो स्पीचेस आती है आपके सामने में वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और वही 6 महीने साल भर के बाद आप देखिएगा उसी चीज को आप हूबहू उनके सामने में एकदम प्रकट कर दीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आपने उतना ही चीजों को देखा है। क्या एक बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है? हाँ सीख सकता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट तो दीजिए। एक बच्चे जिनका जन्म रूरल एरियाज में हुआ है, एक छोटे घर में हुआ है, एक लोअर फैमिली में हुआ है, आप उस बच्चे को उठा के एक ऐसे जगह पर रखिए जहां इंग्लिश का माहौल हो, वो इंग्लिश बोल सकता है, फ्लुएंट से बोल सकता है। द मेन प्रॉपर थिंग इज दैट द इन्वायरमेंट। आपके पास कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, आप उसी इन्वायरमेंट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर आप अपने लर्निंग प्रोसेस को जो सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश की है आप उसको बेटर कर सकते हैं। समझ गए ना साथियों? तो ये सारी चीजें चूंकि हमको बीच में देखना होता है कि हमारे वीडियो कहीं रुक नहीं गई है ना, तो ये सारी चीज आप देख लिए। अब हम इसी चीज को आगे और भी बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स में जो B नंबर हुआ वो लर्निंग थ्रू एक्सपोजर हुआ। अब C नंबर देखते हैं और वो है हमारा लर्निंग थ्रू द एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू द एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू द कंटेक्स्ट एंड बाय गिविंग द प्रॉपर वैल्यू टू देयर प्रायर लैंग्वेज, है ना, फर्स्ट लैंग्वेज। तो आइए हम कुछ चीजों को और भी देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर कॉपी में रखे हैं तो आप इसको लिखते चलेंगे साथ में। ध्यान रखिएगा साथियों, हम बड़ा ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और मेरा एक ही यह इच्छा रहती है हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं आप बेहतर रिजल्ट करें, अपने आप मुकाम को हासिल करें, अपने सफलता को प्राप्त करें। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को एक बार आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि ज्यादातर लोगों के पास अगर ये चीज पहुंचता है, हमारा अनुभव पहुंचेगा, हमारे अंदर में जो ज्ञान है उनके तक पहुंचेगा, वो बहुत ज्यादा अपने आप को लाभान्वित महसूस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए आप छोटा सा लाइक कर लेंगे, तब तक मिटाता हूं, है ना। चलिए आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, है ना, ऐसा मेरा मानना था कि उससे एक रियल मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। और मेहनत तो मैं आप लोगों के लिए करूंगा ही, प्रॉपर एकदम कंप्लीट जो पैडागॉजी होता है वो पूरे की पूरी पैडागॉजी मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। अगर आप पूरे के पूरे पैडागॉजी पढ़ लेते हैं तो 90 मार्क्स जो आपके सीटेड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ
KBS में जो देखने को मिलते हैं, वो सारा चीज आप कवर अच्छे से कर सकते हैं, एकदम 100%, है ना। तो चलिए, वैसे जो बच्चे हमारे आसपास से हैं, हमारे आसपास पड़ोस से हैं, तो उनकी ऑफलाइन क्लास चलती है, वो तो वहां से जुड़ ही जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हमसे दूर हैं, है ना, तो वो मेरे से YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो एक बार लाइक लेकिन जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर ही कीजिए ताकि दूसरे तक पहुंच सके। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि उससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ आगे बढ़ के आपके लिए कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, और वो जो तीसरा पॉइंट है वो है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज के डेवलपमेंट में अगर रियल की बात कहा जाए, वास्तविकता यही होती है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, पैसिव नहीं, पैसिव की कोई योगदान नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी में, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। एक्टिविटी का मतलब यह होता है कि उनका जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मेंबर, वो जो है अपना फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करे अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, तभी जाकर के वो क्या कर सकता है, सेकंड लैंग्वेज को वो लर्न कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। वैसे लर्निंग और एक्वायरिंग में क्या अंतर है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इनकी चर्चा की है पिछले वीडियोस में। उन वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे देंगे, आप उन्हें अवश्य देख लेंगे। ओके साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी क्या होता है। जब बच्चों को आप प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक बहुत ज़्यादा मौका देंगे अपने अभिव्यक्ति को, है ना, अपने अभिव्यक्ति को, अपने एक्सप्रेशन को किसी के सामने प्रकट करने की, अपने सोच को किसी के सामने प्रस्तुत करने की आप उन्हें मौका देंगे, तो आप क्या करें, दे पाएंगे कि उनमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में या सेकंड लैंग्वेज में वो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बच्चों को जो हमको प्रिपेयर करना होता है ना, एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के अंतर्गत वी शुड हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर द चिल्ड्रन मेंटली और फिजिकली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी की भाषा के लिए हमें उसे मानसिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों तरीके से बच्चों को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तैयार करना होगा। इस पॉइंट को लिखेंगे तो टीचर मस्ट प्रिपेयर, है ना, मस्ट प्रिपेयर करते हैं क्या चीज, समझिएगा बात को। ये हम बच्चों को क्या कर पाते हैं, तो तैयार करते हैं, है ना। प्रिपेयर मेंटली, है ना, प्रिपेयर, टीचर शुड हैव टू प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली। बच्चों को आप मेंटली और फिजिकली क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अब जब प्रिपेयर कीजिएगा तो जब वो हम मानसिक रूप से उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन आप देंगे, और जब वो मानसिक रूप से और भौतिकी रूप से अगर अंग्रेजी सीखने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, वो सीख ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल जो है वो क्या है, तो मोटिवेटेड है। तो कभी बात करेंगे मोटिवेशन के प्रकार क्या होते हैं, उसमें कभी चर्चा करेंगे। तो आइए, मेंटली और फिजिकली हम उसको तैयार करेंगे, और मेंटली फिजिकली तैयार करने के लिए हम उनके पास क्या करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज देंगे उनको। अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो हम लोग मैक्सिमम यूज के लिए देंगे। किसके लिए देंगे, तो मैक्सिमम यूज ऑफ देयर आइडियाज, मैक्सिमम यूज करने का आइडियाज देंगे उनके सामने। बहुत सारे हम लोग, चूंकि वो जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह रखा जाएगा तो वो बहुत अच्छे से अपने सक्रियता के साथ अगर भागीदारी अगर अंग्रेजी भाषा में वो रहेंगे, तो क्या होगा ना कि उनकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज होगी, जो सेकंड लैंग्वेज चूंकि इंग्लिश लेके चल रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज क्या रोल प्ले करता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट बच्चों की क्या होने चाहिए, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है, कोई भी बच्चा जो सीख रहा है तो पहले तो फिजिकली और मेंटली, मानसिक रूप से और भौतिकी रूप से वो तैयार है सीखने के लिए। जब तैयार है, उनको बहुत सारे हम लोग अपॉर्चुनिटीज दिए, मौका दिए कि बच्चा तुम्हारे पास जो भी आइडियाज हैं तुम सुनाओ। तुमको डांस करने आता है, तुम डांस करके दिखाओ, चाहे वो गाना हिंदी में हो, बांग्ला में हो, भोजपुरी में हो, किसी तरह भी हो। अगर वहां पे एक वर्ड भी सीख लेता है तो वो इंग्लिश को हमारा इनहेंस करता है। हम बोल दे बाबू तुम तो जो डांस कर रहा है भोजपुरी डांस कर रहा है, तो बोलता है कि सर मैं भी डांस करके दिखाऊं। तो टीवी में देखा था राघव को, है ना, डांसर,
तो बोला कि वो सालसा करना चाहिए, सालसा डांस ऐसा होता है सर, कोई कहा हिप हॉप ऐसा होता है, बॉलीवुड ऐसा होता है। अब कहेगा अच्छा तब तो ये देखिए वर्ड सिखा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड सिखा के नहीं तो उनको हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तहत उनको डांसिंग के लिए देंगे, सिंगिंग के लिए देंगे, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो। जब उनके पास तब वो जा करके क्या होंगे, अब सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी भाषा को वो क्या कर पाएगा, तो विकसित कर पाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। समझ गए होंगे, ये हमारा लर्निंग थ्रू एक्टिविटी है। चौथा नंबर देखते हैं, वो है हमारा लर्निंग थ्रू कंटेक्स्ट। डी नंबर देखते हैं, वो है हमारा लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट। ये कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है, बच्चे अंग्रेजी क्यों सीखेंगे बताइए, बच्चे आखिर अंग्रेजी सीखेंगे क्यों सीखेंगे, कुछ तो वजह होनी चाहिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए। जब आप बच्चे को फिजिकली मेंटली तभी तैयार कर पाएंगे जब वह आंतरिक रूप से उसे आप अभी प्रेरित कर पाएंगे, आप मोटिवेट कर पाएंगे, इंटरनली उनको मोटिवेट कर पाएंगे। और इंटरनली मोटिवेट करने के लिए आपको उनके सामने में सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनके सामने में उद्देश्य को स्थापित करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के उद्देश्य को जो है वो मतलब कि अडॉप्ट कर पाता है, स्वीकारता है, और तब जाकर के उसके आधार को लेके वो आगे बढ़ सकता है। तो फर्स्टली वी शुड हैव टू पुट द आइडियाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्टूडेंट्स। बच्चों में अंग्रेजी भाषा का उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी भाषा के प्रोफिशिएंसी क्या है, उनसे प्रॉफिट क्या है, अंग्रेजी भाषा के कारण से हमें क्या चीजें फायदा होती है, उनसे क्या क्या चीज हमें लाभ होती है, ये सारे चीजों को जब देखेंगे, जानेंगे, उनको बताएंगे, तब जाकर के उनमें इनहेंसिंग होगा डेवलपमेंट ऑफ सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे बात को। यहां पे हम लोग पर्पस उनके सामने रखेंगे। क्या रखेंगे उनके पास कि व्हाई वी हैव टू नो इंग्लिश। तो उनके सामने पर्पस रखेंगे हम लोग कि आखिर क्या पर्पस है, अंग्रेजी सीखना क्या पर्पस है, अंग्रेजी सीखना उसके पास पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम बताएंगे उनके पास कि देखो बच्चा, अगर तुम अंग्रेजी सीखोगे तो अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन आवर मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, इंग्लिश इज द मस्ट लैंग्वेज, यू हैव टू नो अबाउट इट, दैट इफ you have the idea about the English, then you can also get the better ideas and the better platform in any institutions and in any field, like the medical field, like the psychological field, like the teaching field, like the engineering field, like the mechanical field, many types of field you can grow yourselves if you have the idea about the English। तो हम उनके सामने पर्पस को रखेंगे, उद्देश्य को रखेंगे। देखिए जो ज्यादा अंग्रेजी जान रहे हैं तो विदेश अगर चले जाते हैं, उनके पास अंग्रेजी की भाषा वहां चलती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनको हम लोग स्व प्रेरित, उनको हम लोग क्या करेंगे, तो आंतरिक रूप से प्रेरित करेंगे। तो ये हमारा उनका क्या हो गया, ये पर्पस हो गया। क्लियर यहाँ पे। और इंग्लिश का यूज के बारे में बताएंगे उनको, वही पर्पस हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया पर्पस, इंग्लिश की यूज क्या होती है, सारी चीजें बताएंगे। तो यूज को भी देख लेंगे हम लोग, है ना। तो ये दो चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पांचवें नंबर, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, किए ही होंगे। तो चलिए साथियों, यहीं पे हम अपने इस टॉपिक को द एंड करते हैं, और यहीं पे द एंड करके जो है स्टेटस ऑफ इंग्लिश, सॉरी जो टॉपिक चल रही थी द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री लेवल, उसको आज हम लोग इसी टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद अब जो वीडियोस आएंगी वो सेकंड ईयर वाली के लिए आएंगी, और भी चीजें आएंगी जुड़ते हुए। आप लगातार बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। और जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।